बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा जी, आज क्लास 7th का मैथ्स का हाफ ईयरली पेपर हुआ था और इस वीडियो में मैं आपको उस पेपर का सॉल्यूशन करवा रही हूँ। 80 नंबर का आपका पेपर था, 2.5 घंटे का आपका टाइम था और ये आपकी कुछ इंस्ट्रक्शंस थी जिनमें आपको बताया गया था कि 1 से 25 तक के प्रश्न 1-1 नंबर के हैं, 26 से 31 तक के प्रश्न 2-2 अंक के हैं, 32 से 37 तक के प्रश्न 3-3 अंकों के हैं और 38 से लेकर 42 तक के प्रश्न 5-5 नंबर के हैं। ये सभी इंस्ट्रक्शंस आपको पेपर शुरू करने से पहले जरूर पढ़नी चाहिए। तो अब हम सेक्शन ए से अपने पेपर का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर पहली बार आए हैं तो वो सब्सक्राइब का बटन दबा लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं आपको मिल जाए। और इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। चलिए पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। खाली स्थान भरें। -5 जमा -8 इधर लिखा हुआ है। इधर लिखा है -5 जमा -8 बराबर है -8 जमा खाली स्थान में क्या आएगा, तो दोनों तरफ एक जैसी संख्या होनी चाहिए। यहाँ -5 पहले है और -8 बाद में है। इस तरफ -8 पहले है तो यहाँ -5 आना चाहिए, तो सी पर निशान लगा दो। दूसरे पर आ जाओ। 17 जमा खाली स्थान बराबर है 0, यानी 17 में क्या जोड़ें कि 0 आ जाए। देखो वैसे तो हम सबको पता है कि 17 में से 17 घटाएं तो 0 आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि 17 में से घटा का 17 घटाओगे तो 0 आएगा। तो यहाँ घटा 17 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन सी है। तीसरे प्रश्न पर आ जाओ। वह कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के बराबर हो। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक तब होते हैं जब दो कोणों का एक्स और वाई का जोड़ 90 डिग्री हो। लेकिन दोनों ही कोण बराबर हैं। पहला कोण भी एक्स है और दूसरा कोण भी एक्स है और दोनों का जोड़ 90 है। तो 2x बराबर 90 हो गया और x की वैल्यू 90/2 आ जाएगी, यानी कि 45 डिग्री। 45 डिग्री का कोण, देखो 45 में 45 जोड़ू तो 90 आ जाएगा, तो 45 का पूरक 45 होता है। चौथे पे आ जाओ। फाइंड द रेशियो ऑफ 9 मीटर एंड 27 सेंटीमीटर। और यहाँ हिंदी में भी होगा कि ये देखो एक बार 9 मीटर और 27 सेंटीमीटर का अनुपात ज्ञात करो। जब भी अनुपात का प्रश्न करना है तो हम एक को ऊपर और एक को नीचे लिख लेते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि या तो दोनों मीटर में हो या दोनों सेंटीमीटर में। अब ये आप सबको पता होगा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 9 मीटर में 9 गुणा 100 यानी 900 सेंटीमीटर आ जाएंगे। तो इस ऊपर वाले की जगह आप लिखो 900 सेंटीमीटर और नीचे लिखो 27 सेंटीमीटर। अब इन्हें भाग कर लो। 9 से करो, 9 एकम 9, 0 0 और 9 तिया 27। ध्यान देना, 9 तिया 27। तो ऊपर आ गया 100 और नीचे आ गया 3। अब आप जब इसे अनुपात में बदलोगे तो 100:3 आएगा, जो कि इनमें से कोई भी नहीं है। तो हम इस डी ऑप्शन पर टिक कर देंगे। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 पर हल करो। ये है भाई 2/3 जमा है कि भाग है? भाग है बच्चों। ये 2/3 भाग में 4/3। तो 2/3 को तो यूं का यूं लिखो और गुणा लगाकर 4/3 को उल्टा कर दो। 3 एकम 3 कट गया और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऊपर 1 आ गया। भाई कैसे करते हैं? 1 की 1 से गुणा करो 1 और 1 की 2 से गुणा करो तो 2। 1/2 यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 में x की वैल्यू निकालनी है। x घटा 5 9 के बराबर है। हमें x की वैल्यू निकालनी है। 5 यहाँ घट रहा है तो दोनों तरफ 5 जोड़ दो। x घटा 5 में भी 5 जोड़ दो और 9 में भी 5। 5 से 5 कट जाएगा और x बचेगा और 9 और 5 को जोड़ोगे तो 14 आ जाएगा। तो डी उत्तर सही होगा।
सातवें पर आ जाओ, फाइंड द प्रोडक्ट, इनका गुणनफल, इसको इससे गुणा करना और इसको इससे, बीच में जीरो आ गया और जब जीरो बीच में आ जाए तो गुणा करके उत्तर जीरो आ जाता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आठवें पर आ जाओ, यह आकृति कौन सी भिन्न को प्रदर्शित करती है। अब ये स्कैन करते समय इसमें रंग नहीं आ रहा, मैं बता दूं कि इस खाने में इसमें रंग भरा हुआ है, इस खाने में रंग भरा हुआ है, ठीक है। तो हिस्से कितने हैं भाई, चार हैं, एक दो तीन और चार हिस्सों में से एक में ही रंग भरा हुआ है, तो चार में से एक में रंग भरा हुआ है तो उसे ऐसे लिखा जाता है, यानी कि 1/4। प्रश्न संख्या 9 पर आ जाओ, व्हाट इज द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य। पहली 5 प्राकृत संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5, और अगर उनका आपने निकालना है माध्य तो उन पांचों को जोड़ लो पहले, तो इनका जोड़ आएगा 5 4 9 3 12 13 14 और 1 15, और उस उत्तर को इनकी संख्या यानी 5 से भाग कर दो, तो 5 3 15 यानी 3 आ जाएगा, ऑप्शन सी। अब देखो, राइट एन इक्वेशन, इसके लिए एक समीकरण बनाओ, 7 एडेड टू 7 टाइम्स ऑफ m गेट्स 77। हिंदी में देखो, m के 7 गुणा में m का 7 गुणा, यानी कि m को 7 से गुणा कर दो और उसमें 7 जोड़ने पर, और उसमें 7 जोड़ दो तो 77 आता है। अब m को 7 से गुणा करोगे तो बनेगा 7m जमा 7 बराबर 77, 7m + 7 = 77, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 11वें पे आ जाओ, 105 डिग्री का संपूरक कोण, या व्हाट इज द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 105। दो एंगल सप्लीमेंट्री तब होते हैं जब उनका जोड़ 180 हो, तो 180 में से 105 घटा दो, 10 में से 5 गए 5 और 7 75 डिग्री, 75 कहाँ है, बी पे है, तो बी हमारा सही उत्तर होगा कि भाई 105 में 75 जोड़ोगे तो 180 आ जाएगा। 12वें पर आ जाओ, घटा 8 जमा घटा 4, कौन सा क्या भरना है इसमें, बड़ा भरना है छोटा भरना है, बराबर या कोई नहीं, ठीक है। और घटा 7 घटा घटा 4, पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करती हूँ, घटा 8 जमा घटा 4, दोनों नेगेटिव नंबर है तो जुड़ जाएंगे, 12 आ जाएगा घटा का। और अब इस दूसरे को सोल्व करती हूँ, घटा 7 घटा का घटा 4, तो घटा 7 और ये हो जाएगा जमा का 4, विपरीत चिन्ह राशियां घट जाएंगी 3 और ये आएगा घटा का 3, तो लेफ्ट वाले का उत्तर आ गया घटा का 12 और राइट वाले का उत्तर आ गया घटा का 3, तो घटा 12 छोटा होता है घटा 3 से, तो ऑप्शन बी पर हम निशान लगा देंगे। 13वें पर आ जाओ, 2 गुणा 1/5, 2 गुणा 1/5 का मतलब होता है 2/1 गुणा 1/5, ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा करो, 2 नीचे वाले को नीचे वाले से, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 2/5, ऑप्शन ए। 14वें पर आ जाओ, 12 भाग में 3/4 है भैया, 12 भाग में 3/4, तो 12 भाग को गुणा में बदलो, 3/4 को उल्टा कर दो, 4/3, 3 एकम 3, 3 चौके 12, ऊपर दोनों 4 के आगे 4 चौक कितना हो जाता है, 16, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 15वें पर आ जाओ, दिए गए आंकड़ों का परिसर या रेंज निकालनी है। परिसर कैसे निकलता है, सबसे बड़े आंकड़े में से सबसे छोटा घटा दो, तो सबसे बड़ा 9 दिख रहा है और सबसे छोटा 1, तो 9 में से 1 घटा दो तो 8 आ जाना चाहिए, ऑप्शन डी। 16वें पर आ जाओ, x/3 बराबर 2 को हल करना है, 3 यहाँ बटे में है तो दोनों तरफ 3 से गुणा कर दो, 3 गुणा x/3 और बराबर है 3 गुणा 2, 3 से 3 कट गया, x बराबर में 6 आ गया, तो x का उत्तर 6 आ जाएगा, ऑप्शन डी। 17वें पर आ जाओ, व्हाट विल बी द सम ऑफ ऑल एंगल्स, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बच्चों 180 डिग्री होता है, उस ट्रायंगल का नाम बताओ, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल या वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, उसे हिंदी में समबाहु और इंग्लिश में इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं, समबाहु, ठीक है, तीनों भुजाएं बराबर हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 1.76 को जब 100 से गुणा करेंगे
तो ये इसका दशमलव हटाओगे तो बटे में 100 और गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट के 176 आ जाएगा। प्रश्न संख्या 20, 5x बराबर है 25, 5x बराबर है 25 है, 5 यहाँ पर गुणा में है तो इसको हटाने के लिए दोनों तरफ 5 से भाग कर दो, 5 से 5 कट गया और 5 5 25, इधर x की वैल्यू 5 आ जाएगी, 5 पर टिक लगा दो। 21वें पर आ जाओ। द रेशियो ऑफ 15 किलोग्राम एंड 210 ग्राम इज 1:14। 15 किलोग्राम और 210 ग्राम का अनुपात ये है, सही है या गलत है? फिर वही बात आ जाती है, किलोग्राम को ग्राम में बदलो। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, देखो 15 किलोग्राम ऊपर लिख लिया और 210 ग्राम नीचे। किलोग्राम को ग्राम में बनाने के लिए 1000 से गुणा कर दो तो 15,000 बटे 210, जीरो से जीरो कट गई, 3 पे काट दो, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, जीरो जीरो, ये बन गया 500 बटे 7, जो कि हमारा दिया गया उत्तर 1:14 नहीं आ रहा, ये तो 500 अनुपात 7 आ रहा है। वैसे भी तुम देखो कि यहाँ आगे किलोग्राम है और पीछे ग्राम है, ग्राम किलोग्राम से छोटा होता है, जबकि इन्होंने किलोग्राम वाला हिस्सा छोटा दे रखा है, तो ये असत्य है। आगे आ जाओ। 20 डिग्री के कोण का संपूरक 180 होगा, नहीं, अगर हम 180 में 20 जोड़ेंगे तो उत्तर 200 डिग्री आ गया, जबकि दोनों का जोड़ी 180 आना चाहिए था, तो ये हमारा गलत है, तो ये भी असत्य है। 23वें पर आ जाओ। थोड़ा पेपर कम छपा हुआ, हल्का छपा हुआ है, तो ये कह रहा है कि 0.5 0.05 से बड़ा है, तो ये बिल्कुल ठीक कह रहा है कि जो 0.5 है वो बड़ा होता है 0.05 से, क्योंकि इसका मतलब होता है 5/10 और इसका मतलब होता है 5/100, यानी 100 में से 5 चीजें मिले, किसी चीज के 100 टुकड़े हुए और 5 हमें मिले, किसी चीज के 10 टुकड़े हुए, तो ये बड़ा है, तो ये सत्य है। 24वें पर आ जाओ। चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, बिल्कुल गलत है। चतुर्भुज के क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम 360 होता है, तो ये गलत कह रहा है। और एक एक नंबर का लास्ट क्वेश्चन, द रेंज इज ऑब्टेन्ड सब्ट्रैक्टिंग द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम लार्जेस्ट। सबसे बड़े प्रेक्षण में से सबसे छोटे प्रेक्षण को घटाने पर परिसर आता है, ये बिल्कुल सही है। अभी अभी हमने परिसर ज्ञात किया है। तो बच्चों ये पूरा सेक्शन ए था। अब हम बेटा सॉल्व करेंगे सेक्शन बी, जिसमें हमारे 2-2 नंबर के प्रश्न आ रहे हैं। 26वां देखो, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करो। तो पहले तो आप लिख लेना 5 पूर्ण संख्याएं, 0, 1, 2, 3, 4, और अगर हमें इनका माध्य निकालना है तो इन सब को जोड़कर इनकी संख्या से, संख्या कितनी है ये, गिनती में 5 है, भाग कर दो, 4 3 7 और 2 9 और 1 10 में 0 जोड़ोगे 10/5, 5 दूनी 10, तो इनका माध्य 2 आ जाएगा। एक नंबर में वो प्राकृत संख्याएं दे रखी थी। 27वां 250 का 15% ज्ञात करो, तो 250 लिखो, का की जगह गुणा लगा दो, 15% की जगह बटे में 100 लगा दो, 0 से 0 कट गया, 5 पंजे 25 और नीचे आ गया 5 दूनी 10, ऊपर 5 रह गया और 15, दोनों की गुणा कर दो, 15 पंजे 75/2। आप इसे चाहो तो सही बटे में भी बदल सकते, नहीं तो यहाँ भी छोड़ सकते, 2 3 6, 2 7 14, 37 सही 1/2। दशमलव में भी बदल सकते थे, ये 2 7 14 और 2 5 10, ये आ जाएगा। ठीक है भाई, और आगे चलते हैं। 28वें में x का मान ज्ञात करो यदि एल एम समानांतर है। ये दोनों रेखाएं, ये रेखा इस रेखा के समानांतर है, इसका नाम एल है, इसका नाम एम है, और ये कोण 110 डिग्री का है। ठीक है, जब ये कोण, अब देखो समानांतर वाले सारे नियम आपको पता होने चाहिए। मैं एक बात और बता दूं कि जब दो रेखाएं समानांतर होती हैं और तिर्यक रेखा काटती है, ये वाला कोण इसके बराबर होता है, क्योंकि ये संगत कोण होते हैं। तो जो ये वाला कोण है, इसका नाम अगर मैं 1 रख दूं तो कोण 1 x के बराबर हो जाएगा। ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कैसे कोण हैं, संगत कोण है। कैसे कोण है, संगत कोण है। होगी आगे मेरी बात समझ में। अब दूसरी बात,
एक ही रेखा पर, एक सरल रेखा पर जो दो कोण बनते हैं उनका जोड़ 180 डिग्री होता है, तो इसका और इसका जोड़ 180 डिग्री हो जाएगा। तो तुम लिख दो कि 110 डिग्री जमा कोण 1 बराबर है 180 डिग्री। आप इन्हें रैखिक युग्म लिख दो। ठीक है, ये हो गए हमारे रैखिक युग्म। एक x के बराबर है तो 110 जमा x बराबर है 180। x को यहीं रखो और 110 को राइट साइड में ले जाओ तो घट जाएगा। 180 में से 110 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 70 डिग्री आ जाएगा। अब आगे चलते हैं। निम्न आंकड़ों का बहुलक और माध्यक ज्ञात करो। तो पहले तो आंकड़ों को ना पहले ही आरोही क्रम में लिख लो, क्योंकि माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर में लिखना जरूरी है। तो 12 से शुरू हो रहा है तो 2 बार तो 12 आ गया, 13 भी 2 बार ही दिख रहा है मुझे, और 14 3 बार दिख रहा है, 15 है नहीं, फिर 16 और 19। लिखते समय ध्यान कर लेना, गिन लेना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक हो गया, सारे आंकड़े लिखे गए। अब अगर हम बात करें बहुलक की, सॉरी बहुलक की, तो जो आंकड़ा सबसे ज्यादा बार आता है, 14 सबसे ज्यादा बार आया है 3 बार, तो आप लिख दो क्योंकि 14 सबसे अधिक बार आया है, क्योंकि 14 सबसे अधिक बार आया है, इसलिए बहुलक हो जाएगा 14, पहली चीज। अब बात करो माध्यक की, तो जो बिल्कुल बीच में आता है वो माध्यक है। 9 आंकड़े हैं तो 4 इधर छोड़ दिए और 4 इधर छोड़ दिए, और बिल्कुल बीच में ये आ रहा है 14, तो ये हमारा माध्यक हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, माध्यक हो जाएगा 14, क्योंकि सबसे बीच में यही आया है। तो बहुलक भी 14 और माध्यक भी 14। तीसवा देखें, दिए गए समीकरण को सामान्य कथन के रूप में लिखिए। सामान्य कथन के रूप में लिखिए का मतलब कि 3p जमा 4 बराबर है 25 है। इसे लिखना है, क्या लिखना है कि p के तिगुने, p को 3 से गुणा किया गया है ना, तो p के तिगुने में 4 जोड़ने पर 25 प्राप्त होता है। ये सामान्य कथन है। p के तिगुने में 4 जोड़ने पर 25 प्राप्त होता है। आगे चलते हैं, 31वें पर आ जाओ। दी गई आकृति में x का मान ज्ञात करो। यहाँ 2 नियम लग सकते हैं। देखो ये 60 है, ये x है, और ये बाह्य कोण है। त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है वो सामने वाले दोनों आंतरिक कोणों के बराबर होता है, या इन दोनों का जोड़ 180 है तो ये भी 60 डिग्री का आ जाएगा, आ जाएगा। अब इन तीनों का जोड़ 180 है, ऐसे भी कर सकते हो। तो हम बाह्य कोण का नियम यहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं कि बाह्य कोण दो सम्मुख कोणों के बराबर होता है, तो 60 जमा x बराबर है 120 डिग्री। यहाँ कारण लिख देना है, क्योंकि त्रिभुज का बाह्य कोण, त्रिभुज का बाह्य कोण दो सम्मुख कोणों के योग के समान होता है। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? दो सम्मुख कोणों के योग के समान। x को यहीं रख लो, 60 को उधर ले जाओ, घट जाएगा। 120 में से 60 गए तो 60 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। अब आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 32 सेक्शन सी। 3-3 नंबर के प्रश्न आ गए, तो थोड़ा खोलकर करेंगे। हल करो। 4 ब्रैकेट x जमा 3 बराबर है 18। जब भी ऐसा हल करना हो तो 4 को पहले x से गुणा करो, फिर 4 को 3 से गुणा करो। समझ रहे हो ना? 4 को x से गुणा करो और फिर 4 को 3 से। तो 4 ब्रैकेट x जमा 3 बराबर है 18। 4 को x से गुणा करो 4x, जमा 4 को 3 से गुणा करो 4 3 12 बराबर है 18। अब दोनों तरफ 12 घटा दो, ये 12 यहाँ जुड़ रहा है ना, तो दोनों तरफ 12 घटा दो। 4x जमा 12 घटा 12, और उधर भी 12 घटा दो। ये बात आपको वैसे यहाँ लिखनी थी, क्या कि भैया दोनों तरफ इसको नीचे ले लो और यहाँ इस लाइन को लिख दो कि दोनों तरफ 12 घटाने पर। ठीक है, तो 12 से 12 कट गया, 4x, 18 में से 12 गए 6,
x बराबर है 6/4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो x की वैल्यू 3/2 आ जाएगी। ठीक है भाई, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 33 पर। द पॉपुलेशन ऑफ सिटी डिक्रीज फ्रॉम 25,000 टू 24,500, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। एक शहर की जनसंख्या इतने से घटकर इतनी हो जाती है, तो लिख दो शहर की पहले घटने से पहले जनसंख्या लिख दो ना, घटने से पहले शहर की जनसंख्या, शहर की जनसंख्या कितनी थी भैया? 25,000 थी। ठीक है, और घटने के बाद शहर की जनसंख्या 24,500, प्रतिशत कमी, तो जितनी कमी आई, पहले तो कमी निकालो ना कि जनसंख्या कितनी कम हुई है, उसके लिए इन्हें आपस में घटा लो। 0 0, 10 में से 5 गए 5, और फिर 0 0, यानी कि 500 लोग कम हो गए उस शहर में। अब प्रतिशत, पहले सुनो मेरी बात को समझना कि 25,000 में 500 कम हो गए। अब प्रतिशत का मतलब 100 में से कितने कम हो गए। अब प्रतिशत का मतलब है कि 100 में से कितने कम हो गए, तो यहाँ प्रतिशत कमी लिख दो। ठीक है, प्रतिशत कमी या कमी प्रतिशत एक ही बात होती है। तो जितनी कमी आई 500 की बटे जितनी कुल जनसंख्या थी 25,000 और गुणा में 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 25 दूनी 50, यानी कि 2% जनसंख्या हमारी कम हो गई। अब आ जाओ प्रश्न संख्या 34 पर। ये हरबंस पजल है, और जहां तक मुझे लगता है शायद आपने पहले ये हरबंस पजल कभी भी नहीं की होगी, तो मैं इसको थोड़ा सा आपका आइडिया दे देती हूँ कि 1 से 10 तक किन्हीं 3 संख्याओं का उपयोग करके हरबंस पहेली को हल करो। इस पहेली को बच्चे कैसे हल करना है थोड़ा समझेंगे। देखो यहाँ पर 5 लिखा और 5 के ब्रैकेट में जमा लिखा है, और एक इसी खाने को डार्क किया गया है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप समझ लेना कि ये पूरा एक खाना है, ब्लॉक है, केज है, और इस केज में ये डॉटेड लाइन खींची हुई है। तो आपको यहाँ पर और यहाँ पर ऐसे 2 नंबर भरने हैं जिनका जोड़ 5 आए। तो मुझे जो आइडिया आ रहे हैं मैं बताती हूँ। 1 में 4 जोड़ूंगी तो भी 5 आएगा, और 2 में 3 जोड़ूंगी तो भी 5 आएगा। ये 5 वाले खाने को मैं बता रही हूँ, या तो मैंने 1 और 4 लेना या 2 और 3। अब बच्चे दूसरे खाने पर आ जाओ, इस पर आ जाओ, यहाँ मैं हरा रंग कर देती हूँ। ठीक है, ये भी एक अलग से ब्लॉक है, और अब आपको इसमें और इसमें ऐसे 2 नंबर भरने हैं जिनको घटाओ तो 2 आ जाए। सेम पजल 8th क्लास में भी आई थी, उस पेपर में भी मैंने कराया हुआ था। यहाँ ऐसे 2 नंबर भरो जिनको घटाओ तो 2 आ जाए, और वो पिछले में भी होने चाहिए वो नंबर। तो 2 कब आएगा? जब मैं 3 में से 1 घटाऊं तो मेरा 2 आएगा। और 4 में से 2 घटाऊं तो 2 आएगा, और 5 में से 3 घटाऊं तो 2। लेकिन मैं 5 को नहीं ले सकती, क्योंकि अगर मेरा एक नंबर 5 हो गया तो दूसरा नंबर क्या लूंगी 5 जोड़ लाने के लिए। सुन रहे हो? तो 5 नहीं ले सकते, तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे। अब एक बार इधर आ जाओ इस खाने पर, ये मैं रेड कलर कर देती हूँ। यहाँ पर भी ये बीच में डॉटेड लाइन है, इसका मतलब इन दोनों खानों में ऐसा नंबर भरना है जिनका जोड़ 3 हो। नंबर ही 3 चुनने हैं, तो यहाँ वो 2 नंबर भरने हैं जिनका जोड़ 3 हो। तो अब उसके लिए देखो भाई, तुम रेड के लिए 3 प्लस, तो 1 में 2 जोड़ोगे तो ही 3 आएगा, और तो 3 किसी 2 नंबर को जोड़ के आएगा नहीं। 1 से 10 तक के कोई 2 नंबर ऐसे नहीं है जिनको जोड़ के 3 आ जाए, यानी एक नंबर तो हमें 1 लेना पड़ेगा और दूसरा 2 लेना पड़ेगा। जब 1 और 2 ले लिया तो फिर तीसरा तो 3 लेना ही पड़ेगा, क्योंकि 3 और 2 का जोड़ 5 आएगा। तो मैंने ये 3 नंबर ले लिए, 1 2 और 3। अब उन नंबरों को आपने इन खानों में इस तरह भरना है कि एक लाइन में एक नंबर एक ही बार आए, और एक कॉलम में एक नंबर एक ही बार आए। इन दोनों में आने वाले नंबरों का जोड़ 5 आए, इन दोनों में आने वाले नंबरों का जोड़ 3 आए, इन दोनों में आने वाले नंबरों की घटा 2 आए, और इन तीनों में आने वाले नंबरों की गुणा
6 आए। ये 6 वाला और बता देती हूँ कि 3 नंबर है तो 1 गुणा 2 गुणा 3 दूनी 6 एकम 6 आ गया ना। अब उन नंबरों को भरना है ट्रिक से। कैसे भरोगे देखो भाई। अब मान लो मैं यहां भर दूं 2 और यहां भर दूं 3, आ गया 5। और यहां भर दूं 1 और यहां भर दूं 2, तो इन दोनों का जोड़ 3 आ गया और इन दोनों का जोड़ 5 आ गया। अब दो अंतर किस किस का आ रहा है, 3 का और 1 का। 3 में से 1 घटाओ, तो यहाँ 3 नहीं लिख सकते क्योंकि 3 ऊपर आ गया, तो यहाँ 1 लिखना पड़ेगा और यहाँ 3 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ 3 और यहाँ 1 लिख दो, तो इन दोनों की घटा 2 आ गई, हो गया। अब यहाँ ध्यान देना कि इस लाइन में बच्चे 2 आ चुका है, 3 आ चुका है, तो 1 आएगा बस इस लाइन में। तो यहाँ 1, ये सुडोकू की तरह है। इस लाइन में 3 और 1 आ चुका है, तो अब 2 आएगा और यहाँ 3 आ जाएगा। तो ये आपकी हरबंस पजल थी। हरबंस पजल पर मैं बहुत जल्द एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको इसकी सारी डिटेल्स मैं क्लियर करूंगी। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 35 पर। हल करें। फाइंड द वैल्यू। 13 भाग में ब्रैकेट घटा 2 जमा 1 बराबर है 13 भाग में ब्रैकेट घटा का 2 जमा का 1। ब्रैकेट खोल दी, घटा 2 में से 1 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, घटा का 1। 13 को घटा 1 से भाग, 13 को 1 से भाग करो तो 13 आएगा और जमा घटा घटा आ जाएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत आसान प्रश्न था। 36वें पर आ जाओ। एडिंग 4 to 8 टाइम्स ऑफ ए नंबर गिव्स 60, फाइंड द नंबर। एक संख्या के 8 गुणा में, देखो एक संख्या के 8 गुणा में है, के 8 गुणा में 4 जोड़ने से 60 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल मैंने सारी चीजें अलग अलग कर दी हैं, तो आप लिखिएगा माना संख्या हो गई x, हो गई, ठीक है। संख्या हमने ले ली यहाँ पर x। अब x का करना है 8 गुणा, मैं रफ में साथ साथ बता रही हूँ आपको। जब x को 8 से गुणा करोगे तो आएगा 8x, और उसमें 4 जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए जमा का निशान लगाएंगे और उत्तर 60 आ जाएगा। तो आप यहाँ लिख देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हिंदी में लिख सकते हो प्रश्नानुसार। क्या हो रहा है भाई प्रश्नानुसार कि, एक मिनट इसको थोड़ा सफाई से लिख लेंगे। हाँ जी, देखो जरा कि x के 8 गुणा में 4 जोड़ने पर 60 आता है, यानी 8x जमा 4 बराबर है 60। ये तो बन गया समीकरण। और अब आपने x की वैल्यू भी निकालनी है, तो दोनों तरफ 4 घटा दो, दोनों तरफ 4 घटाने पर, तो 8x जमा 4 घटा 4 बराबर है 60 घटा 4, 4 से 4 कट गया 8x, 60 में से 4 घटाओगे 56। अब यहाँ 8 बच गया, 8 गुणा में है इसलिए दोनों तरफ क्या कर दो, 8 से भाग देने पर, तो 8x बटा 8 बराबर है 56 बटा 8, 8 7 56, तो ये 7 आ गया। तो x की वैल्यू 7 आ जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको चेक भी कर सकते हो, 7 को 8 से गुणा करो 56, 56 में 4 जोड़ो तो 60 आ गया। ये रफ वर्क है भाई सारा, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 37 पर। हम आ गए हैं 5 नंबर के डी सेक्शन के क्वेश्चंस पर। अब प्रश्न संख्या 37 क्या कहती है, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस इफ द डिस्काउंट इज 5% एंड द डिस्काउंटेड प्राइस इज 600। यदि 5% की छूट के बाद कोई चीज 600 रुपए में बेची गई तो मूल मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, तो इसको हम x से करते हैं, माना मूल मूल्य या असली कीमत, ठीक है। माना किसी वस्तु का मूल मूल्य x रुपए, छूट कितनी मिल रही है ध्यान देना, 5%, यानी कि x का 5%, यानी कि x गुणा 5/100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि x बटे 20 रुपए की छूट मिल रही है। तो छूट के बाद का मूल्य, देखो भी मेरे कोई चीज 100 रुपए की है
और दुकानदार कहते जी मैडम मैं 10 रुपए कम कर दूंगा, तो 10 कम करने का मतलब 100 में से 10 घटा के 90 की पड़ेगी ना। अब कोई चीज x रुपए की है और x बटे 20 की मुझे छूट मिल गई, तो मुझे वो चीज कितने की पड़ेगी? तो वो x घटा x बटे 20 रुपए की पड़ेगी। इसे मैं x बटा 1 लिख सकती हूँ और यहाँ मैं ले लूंगी 20 लघुत्तम। 20 एकम 20 लघुत्तम पता होगा ना, 20 को 1 से भाग करो 20 आएगा और ऊपर वाले x से गुणा कर दो, तो ये आ गया 20x और घटा x। 20x में से x गया, 19 बटे 20x रुपए की वो चीज मुझे पड़ने वाली है। लेकिन छूट के बाद का जो मूल्य है वो तो 600 रुपए है, लेकिन छूट के बाद का मूल्य तो 600 रुपए दे रखा है, तो इस वैल्यू को आप 600 के बराबर रख दो। 19 बटे 20 x बराबर है 600, दोनों तरफ भाई 20 से गुणा कर दो। 19 बटे 20 ये यहाँ और यहाँ भी 20 से गुणा कर दो, तो दो ये 20 से तो 20 कट गया और ये आ गया 19x बराबर 0 0 0 6 दूनी 12। अब दोनों तरफ 19 से भाग कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी 12,000 बटे 19 रुपए। आप इसको यहीं पर छोड़ देना, दशमलव में बदलना हो तो आपको भाग करनी पड़ेगी। 19 पंजे 95, 19 तो 19 पंजे 95, 19 छिक्का 114, भाग कर लो भाई 12। वैसे भी आप इतना तो छोड़ सकते, फिर भी मैं जल्दी से कर देती हूँ। 10 में से 4 गए 6 और 19 दशमलव में आएगा 57। 10 में से 7 गए 3, ऊपर से एक जीरो देखो यहाँ उतार ली थी और एक जीरो यहाँ उतार ली थी, तो 19 एकम 19 और 10 में से 9 गए 1, 2 में से 1 गए 1 और दशमलव आ जाएगा भाई। अब यहाँ इसको इरेज कर दो, यहाँ दशमलव के बाद की जीरो लेंगे तो यहाँ भी दशमलव आ जाएगा और 19 पंजे 95, तो लगभग 631.5 कुछ रुपए आपका असली कीमत उस वस्तु की आ जाएगी। आप इसे 100 रुपए से भी कर सकते थे, लेकिन असली तरीका आपका यही है क्योंकि अब आप बीजगणित सीख चुके हो। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 38 पर। राम पेड ₹750 as simple interest for 2 years for a loan. Find the rate of interest and amount. 4500 रुपए के ऋण पर 2 वर्ष बाद राम ने 750 रुपए का साधारण ब्याज अदा किया। ब्याज की दर और मिश्र धन ज्ञात करो। बहुत आसान आसान से हैं, ज्यादा कोई मुश्किल प्रश्न नहीं है। देखो बेटा, मूलधन हो गया 4500 रुपए, समय कितना टाइम ले रहा है ये 2 वर्ष, ब्याज की दर पता नहीं है तो माना ब्याज की दर हो गई 8% वार्षिक, और साधारण ब्याज भी हमें पता लग गया। साधारण ब्याज कितना है 750 रुपए। तो ब्याज की दर का फॉर्मूला क्या होता है? ब्याज की दर का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन और गुणा में समय। इनमें वैल्यूज को पुट कर दो। साधारण ब्याज है 750 गुणा 100 बटे में 4500 गुणा 2, काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, सीधा काटा करो। 15 तिये 45, 15 पंजे 75, जीरो है ना, और 2 से 50 को काट दो 25, तो ये आ गया 25 बटे 3% या 8 सही 1 बटे 3% वार्षिक। ये तो आपकी ब्याज की दर का आंसर आ गया। और अब इसने क्या पूछा है? मिश्र धन। तो मिश्र धन तो बिल्कुल आसान होता है, मूलधन में ब्याज को जोड़ दो। मिश्र धन हो गया मूलधन जमा साधारण ब्याज। तो मूलधन है 4500 रुपए, ब्याज है 750, जोड़ देना 0.5, 5250 रुपए, ये आपका मिश्र धन आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 39 पर। त्रिभुज एबीसी में सी बिंदु पर समकोण, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल एट सी। एसी 5 सेंटीमीटर है, बीसी 12 सेंटीमीटर है, तो ये जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ये वाली साइड आपने ज्ञात करनी है। तो बहुत ही आसान सा है, एक एग्जाम्पल है शायद मेरे ख्याल से आपकी बुक का, कि हमें दे रखा है कि एसी 5 सेंटीमीटर है
और बीसी 12 सेंटीमीटर। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लग जाता है। हमें पता है कि जो ये वाली भुजा है, जो ये भुजा हमने ज्ञात करनी है, ए बी का वर्ग होता है बराबर है AC का वर्ग जमा में BC का वर्ग। बिल्कुल सिंपल। AC कितना है 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 का वर्ग और ये हो जाएगा 12 का वर्ग। अगर आपको ना पता हो तो जो 5 का वर्ग है उसका मतलब होता है 5 गुणा 5 यानी कि 25। तो ये आ जाएगा 25 जमा, और 12 के ऊपर 2 लग गया, इसे 12 का वर्ग बोलते हैं। 12 गुणा 12 यानी 144। तो ये 144, इन दोनों को जोड़ोगे तो 169 आ गया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 169 किसका वर्ग है हर बच्चे को। तो अगर मैं 169 को लिखना चाहूं तो 13 गुणा 13 यानी कि 13 की घात 2 करोगे तो आपका 169 आता है। यहाँ तो हो जाएगा AB का वर्ग और यहाँ हो जाएगा 13 का वर्ग, और दोनों तरफ से हम वर्ग हटा देंगे तो जो AB की लंबाई है बच्चों वो 13 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी बुक का, बल्कि मैं कहूंगी एग्जाम्पल ही है, आपकी बुक में से एग्जाम्पल नंबर 6 है, आप देख सकते हो। अब आ जाओ प्रश्न संख्या 40 पर। राधा saves rupees 4000 from her salary. If this is 10% of her salary, then what is her salary? वो बिल्कुल छूट वाले प्रश्न की तरह ही है कि यदि राधा अपने वेतन में से 4000 रुपए बचाती है, जो कि उसके वेतन का 10% है, तो उसका वेतन कितना है। माना राधा का वेतन, अगर आपको ये पेपर PDF फॉर्म में चाहिए, आपको ऐसा लगता हो कि इस पेपर की मैं आपको PDF दे दूं, तो आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, आप कहो कि भाई ये लिखा लिखाया पेपर आपको ऐसे का ऐसा मिल जाए, तो मैं इसको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। माना राधा का वेतन X रुपए, ठीक है, उसके वेतन का 10% 4000 है, ये ध्यान रखना। तो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन X का 10% बराबर है 4000। X गुणा 10% हटा दो तो बटे में 100 बराबर है 4000। एक जीरो से एक जीरो कट गई तो ऊपर X रह गया और नीचे 10 रह गया बराबर है 4000। इस नीचे वाले 10 को हटाने के लिए हम दोनों तरफ 10 से गुणा कर देते हैं, तो ये आ गया 10 गुणा 4000। तो भैया 10 से 10 कट गया और 4000 को 10 से गुणा करोगे तो ये 40000 आएगा। तो X 40000 आ गया, और X हमने क्या माना था, राधा का वेतन माना था। तो यहाँ लिख दो, अतः राधा का जो वेतन है वो कितना है, 40000 रुपए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आ गई प्रश्न संख्या 41। ठीक है, देखो जरा, AM इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। ये जो AM है, एक मिनट रेड कलर ले ले, ये जो AM है ये इसकी माध्यिका है। माध्यिका का मतलब जो M है वो मध्य बिंदु है। तो ये कह रहा है कि क्या AB जमा BC जमा CA AM का डबल है, ऐसा है तो प्रूव करो। AM त्रिभुज ABC की माध्यिका है। पहले तो इस बात को लिख लो कि क्योंकि AM त्रिभुज ABC की क्या है, माध्यिका है। तो माध्यिका क्या होती है कि किसी भी त्रिभुज की एक शीर्ष को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिला है। तो MBC का मतलब मध्य बिंदु, देखो यहाँ भी ये निशान लगे हुए दो, तो ये BM और MC की लंबाई बराबर है। इसका मतलब आप लिख दो M बिंदु BC का क्या है भाई, मध्य बिंदु है, और BM की लंबाई MC के बराबर है। अब आप एक बात देखो, किसी भी त्रिभुज में आपको पता होगा कि दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ा होता है। तो इसके दो हिस्से कर लो इस त्रिभुज के। ठीक है, अब हमें ये पता है कि भाई त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का जोड़ तीसरी से बड़ा होता है। तो आप पहले ये वाला त्रिभुज ले लो, ये वाला। ठीक है, इसको लिख लो कि अरे पेन नहीं चेंज किया,
इसको लिख लो कि त्रिभुज ए बी एम में, दिख रहा है ना त्रिभुज। अब ए बी एम त्रिभुज में क्या है कि इस भुजा का और इसका जोड़, ध्यान से देखना, ए बी जमा बी एम बड़ा है ए एम से, इसको बना दो समीकरण नंबर 1। और अब बच्चे आप ले लो, एक मिनट इसका कलर चेंज कर दें, राइट साइड वाला, ठीक है। देखो जरा, अब ले लो ये राइट साइड वाला त्रिभुज, इसका क्या नाम है, ए, एक मिनट, इसका नाम है ए सी एम। तो अब आप ले लो त्रिभुज ए सी एम में, ध्यान देना भाई, इस भुजा का और इसका जोड़ इससे बड़ा है, तो आप यहाँ लिख दो ए सी जमा सी एम बड़ा है ए एम से, समीकरण नंबर 2। और अब आप इन दोनों समीकरणों को जोड़ दो। अब जोड़ोगे कैसे, लेफ्ट में लेफ्ट साइड जुड़ेगी, ध्यान देना। तो ए बी जमा बी एम के अंदर ए सी जमा सी एम जुड़ जाएगा, यहाँ ग्रेटर देन का निशान है तो यहाँ ग्रेटर देन आ जाएगा, और ए एम जमा ए एम। अब ये ब्रैकेट खोल दो, ए बी जमा बी एम, इसमें सी एम को आगे ले आओ, जमा सी एम जमा ए सी बड़ा है ए एम जमा ए एम, हो गया 2 ए एम। बी एम जमा सी एम, डायग्राम को देखो ध्यान से, बी एम में सी एम जोड़ोगे तो पूरा बीसी बन जाएगा, तो इसकी जगह बीसी लगा दो, ए बी जमा बी सी जमा ए सी बड़ा हो गया 2 ए एम से। और यही हमने प्रूव करना था कि क्या ऐसा होगा, तो आप लिख देना कि हाँ यह सत्य है, हाँ यह सत्य है। और यदि ऐसा है तो सिद्ध करो, तो ये हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया। और अब जल्दी से पेपर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बेहद आसान है। ये इंग्लिश में दे रखा है कि एक क्लास है और उसमें ये अलग अलग बच्चे हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं, और यही प्रश्न नीचे हिंदी मीडियम में है कि 6 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या दी गई है, इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित करें। 5वीं में 135 बच्चे, 6ठी में 120, 7वीं में 95, 8वीं में 100, 9वीं में 90 और 10वीं में 80। तो ये दंड आरेख मैंने सबसे लास्ट में यहाँ आपका बना दिया है, जिसे मैं एक ही फ्रेम में ये देखो दिखा देती हूँ। यहाँ आप लिखोगे कक्षाएं, एक लाइन खींचोगे और उस पर बराबर दूरी पर क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10, और यहाँ पर मैंने एक एक खाने पर 10-10 किया है। तो ये बीच में जो है आपका ये 5 है, ये 15 है, ये 25 है, ये 35 है, ये 45 है। तो इस तरह से आप मार्क करते चलोगे। अब 6ठी क्लास में 135, 5वीं क्लास में 135 बच्चे हैं, तो ये 135 तक जाएगा और ये ऐसे एक दंड बन जाएगा। 6ठी में 120 है तो 120 तक। एक ध्यान रखना कि इन सब की चौड़ाई बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। 7वीं में 95 बच्चे हैं तो ये यहाँ 95 तक जाके खींच दिया। 8वीं में 100 है तो 100 तक खींच दिया। 10वीं में 90 है, 80 है तो 80 तक खींच दिया। तो ये तो आपका दंड आरेख बन गया। और पहला प्रश्न पूछता है, ये 3 भाग है, तीनों यहाँ थोड़ा सा कटा हुआ है, इसका नाम ए भाग है, इसका नाम बी भाग है। तो ए भाग में क्या कहता है कि आप स्केल किस प्रकार चुनोगे, तो हम 1 इकाई बराबर है 5 विद्यार्थी का स्केल चुनेंगे। ये देखो, 1 इकाई मैंने यहाँ एक डंडा लगाया 5 और अगला 5 जुड़ के 10 और 15 और 20, इस तरीके से, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या सबसे अधिक और किस में सबसे कम है। तो कक्षा 5 में सबसे अधिक 135 विद्यार्थी और कक्षा 10 में सबसे कम 80 विद्यार्थी हैं। और ये इसका सी प्रश्न हो जाता है। इस प्रश्न को कराने से पहले मैं एक बार जल्दी से फिर रिपीट कर दूं कि मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर कर दें। और टेलीग्राम पर आपका ग्रुप है, वहां आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अब सी भाग का उत्तर देखो कि कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या और 8 के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात ज्ञात करो। तो कक्षा 6 के विद्यार्थी मैंने ऊपर लिख दिया, 8 के नीचे 120/100। अब यहाँ दोबारा 120/100 लिखा, 0 से 0 काट दिया, 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10 और ये 6:5 आ गया। इसके बाद ये बार ग्राफ है। तो बच्चों ये था आपका कंप्लीट हाफ ईयरली पेपर का सॉल्यूशन। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे टेलीग्राम पे या
कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।